नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने राजनीति को सत्ता का माध्यम ही नहीं बल्कि सतत विकास और सेवा का जरिया बनाया है। इस दौर में जब लोग गांवों को छोड़कर शहरों के दौर में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए गांव में रहना चुना और सिर्फ रहना ही नहीं चुना बल्कि उसके विकास की नई कहानी भी लिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के दूरस्थ ग्राम ईरानी के पूर्व प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रशासक मोहन नेगी जी की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के बल पर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मोहन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोहन जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपने हमें अपने स्टूडियो में निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जी मोहन जी, आपका कार्य और आपकी सोच, ये दोनों इस बात के प्रमाण हैं कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी उस दूरस्थ गांव में बहुत सारे अभाव थे और आपके प्रधान पद जो है ग्राम प्रधान बनने के बाद आपने वो सारी सुख सुविधाएं वहां देने की कोशिश की है। वो प्रयास आपका सफल भी हुआ है। सर, सबसे पहले इस सारी आपके राजनीतिक जो करियर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहन नेगी है और मैं अपने उत्तराखंड जो प्रांत है उसके सुदूरवर्ती सीमांत जनपद चमोली है, उसका एक दसोली विकासखंड का अंतिम गांव है ईरानी जी। और वो गांव लगभग जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर है जी। और जिसने अभावों की बात करी, बहुत अभावों से घिरा हुआ गांव, और लगभग अभी भी 2-3 किलोमीटर हम लोग पैदल चल रहे हैं। और मैं सबसे पहले अपनी शिक्षा के विषय में बात करूंगा कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईरानी में हुई और वो विद्यालय लगभग 1956 का स्थापित विद्यालय है। और उस विद्यालय में उस ज़माने में जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, हमारे पिताजी ने पहली कक्षा में वहाँ हमारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए एडमिशन करवाया। और उस ज़माने में हमारे गुरुजी एटा से एक भरत सिंह जी गुरुजी हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमारा एडमिशन हुआ। और एडमिशन जब हुआ तो उसके बाद उस दौर में किताबें नहीं हुआ करती थी। जी सर। आप ये कहेंगे कि भाई किताबें उस दौर में क्यों नहीं थी, तो मैं बताऊँ कि हमारे पहाड़ में पार्टी बोलखिया का प्रचलन था जी, और रिंगाल की कलम, उसके साथ साथ गाय और भैंस। अब आप भी कहेंगे भाई गाय भैंस और बोलखिया पार्टी रिंगाल का क्या संबंध है? तो जो पार्टी थी वो हमारे पहाड़ में एक शिक्षा का जो अक्षर ज्ञान, उस पार्टी के माध्यम से हमने शुरुआत जब करी तो पार्टी के बनने की प्रक्रिया, एक हमारी मिस्त्री होते थे, उस मिस्त्री ने लकड़ी का एक फट्टा होता है, उससे ठीक रंदा मार करके उस पार्टी को तैयार करना होता है कि उसमें हत्था होता था, एक डोरी बांधी जाती थी और साथ साथ उसमें एक मूसा होता था काला करने के लिए। हम क्या करते कि गंगा जी से एक छोटा सा पत्थर उठा के लाए, उसमें पहले तवे के नीचे का मूसा लगा और उसको घोट करके बिल्कुल उसको प्लेन करना है, और साथ साथ उसके बाद एक छोटा सा कोई प्लास्टिक का डब्बा हो, उस डब्बे में कमेड़ा, जिसे हम चुनाव यहाँ पहाड़ में कहते हैं, उसको ढाल करके पानी डालना और उसमें एक रिंगाल की कलम डुबो करके उसमें अक्षर ज्ञान हमारे गुरु ने प्रारंभ करवाया। और उसके बाद स्कूल जाना होता था और उस बस्ते के साथ, बस्ता तो था नहीं लेकिन उसे हम पार्टी को बस्ता मानते थे, उसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज होती थी टाट की पट्टी जी। वो टाट की पट्टी जो चीनी की उस समय बोरी होती थी, उस बोरी को लेकर के हम स्कूल जाते थे। उसके 2 काम होते थे। एक काम ये होता था कि वो बैठने बिछावन की काम आती थी, उसमें कोई दरी विद्यालय में नहीं मिलती थी क्योंकि देश उस दौर में गुजारा था, हमारी आर्थिकी ठीक नहीं थी। वो टाट पट्टी हम लोग बिछाते थे और वापस आते हुए यदि बारिश आ गई तो उसी टाट पट्टी को हम छतरी के रूप में यूज करते थे। तो वो दौर शुरू हुआ। उसके साथ साथ गाय भैंस का दौर था। हमारा जो जीवन प्रारंभिक शिक्षा के साथ सीधे हम लोग हमारे जन्म के साथ हमें गाय भैंसों के साथ भेज दिया गया। अब आप ये करेंगे छोटे जीवन में आपने ऐसा, क्योंकि उस समय कोई सरकारी रोजगार या आय के साधन इस प्रकार के नहीं थे कि हमारी कोई आय का साधन के माध्यम से हम घर में बैठ करके आराम से पढ़ाई करें। क्योंकि माँ पिताजी जंगल गए हैं तो गाय भैंस के साथ हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम गाय जंगल जाएं और गाय भैंस को चारा करके अपना शाम को दूध का अर्जन होता था, उसके माध्यम से हम खाना पीना अपना भोजन करते थे। ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन उस दौर की रही जब हम बहुत छोटे थे जी। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं अभी कि आपकी जो पढ़ाई है प्रारंभिक, तो आपने बोला कि पार्टी, बिल्कुल पार्टी जो थी बहुत पुराना, हमारे स्टार्टिंग में जब पढ़ने के लिए कॉपियों का बचत कह लें या एक लेखन की एक नई शैली कह लें, उस दौर में उसका एक बहुत बड़ा चलन था।
सर उसके बाद जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद आपकी जो कॉलेज की बात अगर हम करें आपके कॉलेज जीवन की, तो आपने राजनीति की शुरुआत आपकी छात्र संघ से हुई है। आप विभिन्न संगठन, मतलब कि आप एक संगठन है विद्यार्थी संगठन, उससे भी जुड़े हैं। उसके बाद जो आपके राजनीतिक करियर है, किस तरह से उतार चढ़ाव आपने देखे और किस तरह से शुरुआत हुई थी, किस तरह से मिले थे आप? दो तीन चीज़ें मैं इस बीच में ऐड भी करना चाहूँगा। प्राथमिक शिक्षा के बाद 8वीं तक की शिक्षा हमारी गांव में हुई, जूनियर हाई स्कूल तक की। उसके बाद शिक्षा का बड़ा अभाव था, क्योंकि हाई स्कूल नहीं थी, इंटर कॉलेज नहीं थे। उसके लिए लगभग हमें 52 किलोमीटर दूर गोपेश्वर, जो हमारा जिला मुख्यालय है, वहाँ आना पड़ा। और वहाँ आकर के हमने छात्रावास में रहना प्रारंभ किया। और मैं ताजुब का विषय बताऊं कि उस समय अंग्रेजी भाषा का उतना प्रचलन नहीं था। अंग्रेजी की पढ़ाई कक्षा 1 से नहीं होती थी, कक्षा 6 में ABCD का ज्ञान दिया जाता था। और इससे सौभाग्य कहें तो भाग्य हम लोग कहें सरकारी विद्यालयों में। और 6वीं कक्षा से हमने ए का ज्ञान शुरू करा और जेड जाते जाते 8वीं हो गई। अच्छा, 8वीं तक हमने जेड सीखा। उसके बाद 9वीं में जाके अपना नाम प्रारंभ किया इंग्लिश में। और जैसे जैसे जाते हुए 10वीं में बोर्ड हो गया और 12वीं में हमने वो बोर्ड कैसे कैसे पास करके अंग्रेजी माध्यम से पास करा। ये उस समय की शिक्षा व्यवस्था रही। छात्रावास में हम लोग उस समय गोपेश्वर में रहते थे। और उसके बाद गोपेश्वर में बड़ा महाविद्यालय तो था, लेकिन हमारे पिताजी उस जमाने के पढ़े लिखे थे, गांव में छोटी सी नौकरी करते थे, पोस्ट मास्टर थे। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़े। और मुझे पढ़ाई के लिए उस समय 12वीं के बाद देहरादून के लिए भेजा गया था। अरे वाह। लेकिन आधे रास्ते आते थे श्रीनगर में उतर गया, अपने चाचा जी के साथ आया था। और श्रीनगर में जाते थे, ऐसा मन हुआ कि मैंने श्रीनगर महाविद्यालय में अपना एडमिशन ले लिया। और वो एडमिशन लेना और उसके बाद मेरी जीवन चक्र वहां से शुरू हो गया। जहां तक आपने राजनीति और संगठन की बात करी, तो लगभग संगठनात्मक तरीके से मैं सन 1998 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है और जो राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, उसका स्वयंसेवक बना। अब वो यात्रा धीरे धीरे चलती रही और उसके बाद शाखाओं के माध्यम से हमने अपना जीवन प्रारंभ किया। जब वर्ष 2001 में मैं श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, उसकी संस्था ली। उसके माध्यम से मैं छात्र संगठन में जुड़ा और वर्ष 2004 में मैंने पहला छात्र संघ का चुनाव गढ़वाल विश्वविद्यालय में लड़ा। वो चुनाव ऐसे दौर में लड़ा कि जब राजनीति की ABCD की परिभाषा मुझे पता नहीं थी। मैं अपनी कक्षा में सबसे शर्मिला युवक था। हाँ जी, जिससे भाषण की कोई ABCD पता नहीं थी। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उस गांव से आता हूँ जिस गांव में ने गरीबी देखी है, तंगी देखी है और उस गांव ने दुनिया नहीं देखी है। उस भीड़ में मैं अपने को आगे रहना चाहता था। मैं पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन मुझे एक लीडरशिप की क्वालिटी उस बचपन से डेवलप्ड संघ के शाखा के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जागी। तो मैंने वो चुनाव लड़ा और ताजुब का विषय कि मैं वो पहला चुनाव हार गया था। और उसके बाद 2007 में दूसरा चुनाव लड़ा। मैं छात्र संघ गढ़वाल विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष बनने के साथ एक राजनीतिक जीवन परिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हुआ। और उसके बाद विश्वविद्यालय छोड़ा और 2008 से लेकर के 2013 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया। जी बिल्कुल सर, पूर्णकालिक कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं। कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो इस पृष्ठभूमि से नहीं आते, तो आखिर कौन होता है वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता? 2-3 चीजें होती है कि ये देश विश्व गुरु कहा जाता है। बिल्कुल। कभी कहा था कि ये देश भारत जो रहा है सोने की चिनारी ही है और अथाह धन संपदा हमारी थी, लेकिन इस देश को लूट लिया गया। इस देश की परिभाषा ऐसी गढ़ी कि जो अंग्रेज आए, मुगल आए, तो उन्होंने इस देश की परिभाषा ऐसी गढ़ी कि ये सांप और सपेरों का देश है, ये भिखारियों का देश है। ऐसा प्रेजेंट हमको दुनिया में कराया गया। लेकिन जब हम अपने अतीत में जाएंगे तो हमने दुनिया को वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए और बड़ी बड़ी तकनीकें दी। शून्य का आविष्कार हमारे भारत में हुआ। जैसे वैदिक गणित को जब हमने शून्य का आविष्कार किया तो उससे पहले रोमन चलते थे, यदि हमें 100 लिखना है तो एक के पीछे 100 बार 100 लिखने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे भारत में जब शून्य की खोज हुई, एक के पीछे हमने 0 किया, वो 10 हुआ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 20 हुआ और 20 को 2 से किया 40 हुआ। ऐसे जाकर के हमारी गणित हुई। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो 0 था, उस 0 ने क्या किया, हमें अंतरिक्ष पर पहुंचाया। बिल्कुल। और हमें बहुत सारे विमान शास्त्र दिए। बिल्कुल। और जो ये परंपरा पूर्णकालिक जीवन की हमारी शुरुआत हुई, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं को वो दिशा देता है
यानी कि उस दौर में जब युवा भटकाव की ओर होता है, नौकरी की ओर जाता है, उसे अपने जीवन के बारे में पता नहीं होता, तब हम लोगों ने वो जीवन इसलिए चुना कि हमें अपने देश को कुछ देना है, इस समाज के युवाओं को कुछ देना है कि अपने देश का युवा इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। नौकरी आपकी परिवार की जरूरत हो सकती है, लेकिन इस देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है कि इस देश को पुनः विश्व गुरु की ओर हम ले जाएं। वो सोने की चिड़िया एक बार दुनिया में फिर भारत बने, और जिस भारत के पास लोग आने के लिए तरसें, तो इस भारत को हम चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकले होंगे, लेकिन हमने वो लोग तैयार करे हैं। एक कार्यकर्ता तैयार करके हमने 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जो आज देश निर्माण की भूमिका में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपने बताया कि किस तरह से आपका जो करियर था वो किस तरह से, कहाँ आप देहरादून के लिए निकले थे और कहाँ आप धीरे धीरे देहरादून की बजाय आप श्रीनगर रुके, फिर छात्र संघ चुनाव हो गया और उसके बाद धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले गए। इन सारी भागदौड़ में और असमंजस की स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि जाना कहीं था, पहुंच कर गए, क्योंकि नियति ने आपके लिए कुछ और तय किया था। सर, इन सब में एक सवाल जो मतलब मेरे मन में उठ रहा है कि जब जिस दौर में लोग सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, करियर बनाना है, नई गाड़ी, नई बंगला, इस तरह के सपने लेके घूमना है, मस्ती करनी है, मजा करना है, उस दौर में आपने पूर्णकालिक बनना स्वीकारा। पूर्णकालिक बनने के बाद आपने कार्य किया और पुनः अपने क्षेत्र में लगे रहे। लेकिन इन सब चीज़ों में जब हम गाँव के विकास की बात करते हैं, तो आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद पुनः गाँव में जाना स्वीकारा और वहां से ग्राम प्रधान आप बने। तो ग्राम प्रधान बनने का जो ये सिलसिला था, या ये कहिए कि ये जो सोच थी ग्राम प्रधान बनने का, जो ये विचार था, ये विचार कैसे पनपा? क्यों आपको ग्राम प्रधान ही बनना था? देखिए, आपने ये कहा कि आप पढ़े लिखे थे, नौकरी आपकी लग सकती थी। मैं ये बताऊं, मैं MA चित्रकला विषय से मैं मास्टर मैंने किया हुआ है, और लगभग बहुत कमजोर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने एग्जाम्स भी बहुत सारे दिए, और कुछ पॉइंट्स हम लोग रुके होंगे, लेकिन प्रयास छोड़ा नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करी। लेकिन जब मुझे लगता है कि नौकरी केवल अपने परिवार की सिक्योरिटी है जी, मेरा परिवार ठीक रहे, उससे ज़्यादा हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते जी। बचपन से जो समाज के लिए कुछ करने की एक लालसा थी, वो लालसा हमेशा मन करती थी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो जीवन हमने अभावों का जिया था, वो हमेशा कचोटता था। यदि कभी हम लोग श्रीनगर आते थे, तो लोग पूछते थे कि भाई आपको कितना टाइम लगता था घर जाने में, तो हमें लगभग 10-11 घंटा लगता था। 32 किलोमीटर हम लोग सड़क से पैदल चलते थे। तो वो जो 32 किलोमीटर पैदल चलने का जो दौर होता था, वो पाँव का जो दर्द होता था, वो माता बहनें जब बीमार होकर के अस्पताल आती थी, वो दर्द उस समय कचोटता था। हम सोचते कि काश कभी हमारे गाँव में सड़क होगी, काश हमारे गाँव में कभी टेलीफोन होगा। टेलीफोन का एक किस्सा बताता हूँ मैं। सन 1996 में हमारे पिताजी, हमारे घर में पोस्ट ऑफिस था, तो उस जमाने में उस समय की जो सरकार रही होगी, उन्होंने एक टेलीफोन के खंभे लगावाए, और वो जब टेलीफोन का खंभा लग रहा था, हम बहुत छोटे थे, हमें बताया गया कि अब आपका गांव टेलीफोन की सुविधा से जुड़ जाएगा। टेलीफोन के खंभे लगे, और उसमें टेलीफोन का जो बात करने का जो हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर होता था, वो भी लगा। कुछ समय के लिए उस पर सिग्नल्स भी जोड़े गए, लेकिन उस सिग्नल कभी दोबारा नहीं आए। उस 96 की बात कर रहा हूँ मैं, उस सिग्नल में देखे नहीं। तो वो जो अभाव थे, वो अभाव उस गाँव की ओर खींच करके दोबारा ले जाते थे। वो मन में की लालसा। मैं विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, बिल्कुल विश्वविद्यालय का आदमी लौटकर कभी गांव की ओर नहीं जाएगा। पूर्णकालिक जीवन हुआ, उसके बाद मैं गोपेश्वर वापस लौटा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, बहुत सारे दायित्वों पर रहा, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा। उसके बाद अपने तत्कालीन विधायक माननीय महेंद्र भट्ट जी, उनका प्रतिनिधि भी रहा, और गाँव बहुत कम रहना हुआ। 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत उत्तराखंड की सरकार ने करवाए, और उस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मेरे गांव के लोगों ने मुझे गांव बुलाया कि नेगी जी आपको चुनाव लड़ना है। तो पहले ही प्रश्न में मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा भैया कि आप पे बहुत सारी अपेक्षा और विश्वास है। तो मैंने कहा भैया एक चीज़ बताओ कि मैं उस चुनाव लड़के क्या दे सकता हूँ गाँव को जी, क्या दे सकता हूँ, और चुनाव आखिर किसके साथ लड़ूँ? कोई चाचा है, ताऊ है, भाई है, और वो चुनाव पंचायतों के ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत सारे तनाव होते हैं, बिल्कुल, और मैं उस रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहता था जी। एट लास्ट गांव के लोग हमारे बहुत समझदार हैं,
और वो इतने अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने गांव की 3 या 4 दौर की मीटिंग्स करी और चौथे दौर में मुझे गांव ने एक प्रमाण पत्र दिया कि हम आपको निर्विरोध प्रधान निर्वाचित करके भेज रहे हैं, आप अपना नामांकन करिए। अच्छा, उसके साथ साथ उन्हें शर्त भी थोपी कि हम आपको निर्विरोध तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको हमारे ये टास्क पूरे करने हैं। टास्क इतने महत्वपूर्ण टास्क कि जो किसी सरकार या विधायक से नीचे के लेवल के नहीं होते हैं। आप कल्पना करिए कि एक ग्राम प्रधान को कोई गांव ऐसा टास्क दीजिए तो कैसे कर पाएगा। यानी तो ये चैलेंजेस के साथ में चुनौती थी, जिम्मेदारी, एक चैलेंज थी। और मैंने प्रभु का नाम लिया और भगवान की ऐसा कृपा रही कि मैं वहाँ से जाकर के जिला मुख्यालय में आया, अपने ब्लॉक में अपना नामांकन किया, निर्विरोध बन गया। और निर्विरोध बन के बाद वो प्रश्न मन में कौंधते रहे कि आखिर मैं उन प्रश्नों का जवाब अपनी पब्लिक को कैसे दे पाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2019 के बाद जैसे प्रधान बने 1-2 महीना ठीक चला, तत्काल कोविड का पूरा संकट पूरे देश पे आया और 19 और 20 2002 साल का जो कालखंड रहा वो पूरे देश के लिए असहनीय और हमारे लिए भी रहा और वो मैं कुछ 2 साल में नहीं कर पाया। फिर उसके बाद प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर लोग फिर प्रश्न पूछने लगे कि प्रधान जी भाई क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं थोड़ा 2 महीने का टाइम दो, मैं 2 महीने में आपको कुछ करके दिखाऊंगा। ओके। तो 2 महीने बीतने के बाद अपने कुछ कार्य प्रारंभ करें और जिसकी धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय वो चीजें अचीव करी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया मोहन जी। आपने उनके जो उन लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई थी, आप उन पर खरे उतरने के लिए पुरजोर कोशिश करते रहे और आप उसको सफलता भी मिली। सर, जैसे हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायत राज व्यवस्था केंद्र से संचालित होती है। सर, पंचायत राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्रधान जो है वो मुख्य व्यक्ति है, गांव का प्रमुख व्यक्ति, उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन क्या धरातल पर वास्तव में वो शक्तियां उसके पास हैं और वो क्या क्या कार्य कर सकता है? देखिए, वर्ष 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और ये था कि पहले पंचायतों को सशक्त बनाना जी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी पार्टी की सरकारें होंगी, लेकिन पूरे देश में कुछ राज्यों में तो अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में वो शक्तियां पंचायतों को नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। उत्तराखंड ने पहले तो प्रयास किया, लेकिन बाद में प्रधानों के अधिकार छीन लिए गए। प्रशासनिक अधिकार कुछ दे, वित्तीय अधिकार दे दिए गए, लेकिन जो प्रधान स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाए वो शक्तियां हमसे छीन ली गई। कारण क्या है कि आज हम लोग किसी विद्यालय में जाकर के किसी अध्यापक या प्रधानाचार्य को ये नहीं कह सकते हैं कि आपके विद्यालय में अध्यापक क्यों नहीं है, आप क्लासेस क्यों टाइमली ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम किसी एएनएम सेंटर में जाकर के एएनएम से ही नहीं कह सकते आप क्यों नहीं हाजिर हैं बोल करके, या बहुत सारे प्रमाण पत्र जो हमारे आधार से बनते थे वो हमसे छीन लिए गए। ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारी 29 जो विषय दिए गए थे, 29 विषयों को हमसे अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी। और हमने बहुत बार सरकार से डिमांड भी करी कि यदि हम अपनी देश की सबसे छोटी पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे तो पूरा देश मजबूत होगा। बिल्कुल, क्योंकि पंचायतें लोगों से जुड़ी हुई है, ग्राम प्रधान लोगों से जुड़ा हुआ है और गांव की नीड्स होती है। हमारे गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, उद्यान है, अन्य प्रकार के जो विषय है वो गांव के प्रधान से कनेक्ट है। बिल्कुल है। अब यदि गांव के प्रधान को किसी अधिकारी से बात करना है, ये वो अधिकार संपन्न होगा तभी तो कर पाएगा ना। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत सारे प्रधान मेरे जैसे प्रधान होंगे वो बातचीत कर लेंगे, और लेकिन जो प्रधान बेचारी, मान ली कोई महिला प्रधान है, वो कम पढ़ी लिखी होगी या गांव से बाहर निकली नहीं, ऐसे पुरुष भी होंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे काम करेंगे। तो जब तक उनको अधिकार संपन्न नहीं बनाया जाता है तब तक हम उस भारत की उस व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और साथ साथ ही उनको अधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए मैं माननीय सतपाल महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं आज के समाचार पत्र में देख रहा था कि माननीय महाराज जी ने उत्तराखंड में कहा कि आने वाले समय में हम त्रिस्तरीय पंचायत में विशेषकर ग्राम पंचायत को उनके पूरे अधिकार देंगे और प्रधानों को सशक्त करते हुए, उनके अधिकार संपन्न करते हुए उन गाँवों को, पंचायतों को सशक्त करेंगे। ये मैं स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। यदि ये हो गया तो हमारी पंचायतों की तस्वीर बदल जाएगी। रीजन क्या है कि आज हमारे पास जो वित्तीय अधिकार है, एक प्रशासनिक अधिकार तो है, उसके साथ वित्तीय अधिकार है, लेकिन वित्तीय अधिकार में हमारे साथ पैरामीटर बना दिए गए हैं।
यदि मुझे अपने गांव में कोई लगता है कि भाई मुझे यहाँ सीसी मार्ग बनाना है या पानी की आवश्यकता है, जी। तो लेकिन मुझे फिक्स पैरामीटर बने कि आपको पानी पे 1 लाख ही खर्च करना है, मुझे रिक्वायरमेंट 2 लाख की है, लेकिन मैं उसको 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ। ओके, यानी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो दिक्कत इस बात की हम ये कह रहे हैं कि हम अपना प्लान स्वयं तैयार करें, पैसा उस प्लान के अकॉर्डिंग हम स्वयं तय करें, हमें इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, और उतना पैसा भी नहीं मिल पाता। हम कह रहे भाई पैसा बढ़ाया जाए, हम अपना प्लान गांव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करें, हमारी पंचायत बैठे, हमारी खुली बैठक हो, उस बैठक में हमारी पंचायत तय करे कि हमें पंचायत घर के लिए पैसा खर्च करना है, गांव की स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, या हमें स्कूल्स के लिए पैसा खर्च करना है, और पंचायतों को स्वतंत्र बनाया जाए, तब जाकर के विकास का अच्छा मॉडल गाँव में तैयार हो पाएगा। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा सर कि जो अधिकार हैं, ग्राम पंचायत के जो अधिकार होते हैं, पंचायती राज ने जो अधिकार दिए हैं, उनमें से अधिकार जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, या वो है ही नहीं धरातल। ऐसे कौन से अधिकार हैं वो जो वर्तमान में आपको दिए गए हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं? देखिए, अधिकार तो अप्रत्यक्ष तौर पर तो लोग हम काम कर रहे हैं जी, जिसे कहें कि यदि मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो छीन करके काम कर रहे हैं। ओके। भाई मुझे ये अधिकृत नहीं किया कि मुझे किसी अधिकारी से डाकली बात करूं बोल करके जा करके, लेकिन मैं परिचय देना पड़ता कि साहब मैं उस गांव का प्रधान हूं और मेरे गांव में ये कार्य योजना आनी चाहिए, लड़ना और भिड़ना पड़ता है। जिला योजना होती है, जिला योजना होती है, उस जिला योजना में जबकि नियम यह है कि आप अपनी ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके, क्षेत्र पंचायत बीडीसी की बैठक में प्रस्तावित करके, वहां से अनुमोदन करके उसको जिला योजना की बैठक में प्रस्तावित करके रखेंगे। लेकिन होता उल्टा है कि उस जिला योजना में हमारी कोई प्रपोजल पास नहीं हो पाता है। क्यों? कि वहां विधायक, प्रमुख और जो बीडीसी मेंबर, जिला योजना समिति के जो मेंबर होते हैं, उनकी वहां पर चलती है, और हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं कि हमारा अधिकार हमसे दिया जाए, हमारी योजना भी उसमें शामिल की जाए। जी। और मैं बहुत बार हमने अपने मंत्रियों से बात करी है, जिलाधिकारी से बात करी है कि ये अधिकार हमारी वापस होनी चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक ठाक मेरा नॉलेज है, मैं छीन करके हर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे पहले कि वो जो बेचारी प्रधान, गाँव की महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जिला मुख्यालय में अधिकारी संपर्क नहीं, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, केवल मनरेगा और राज्य वित्त और केंद्र वित्त का काम कर पाते हैं, उसका कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष उनको शक्तियां दी नहीं गई है, वो शक्तियां देनी पड़ेगी, और जिससे कि वो बाध्य हो, वो लायबिलिटी वो तय हो जाए कि वो कृषि अधिकारी, वो पशुपालन अधिकारी, वो सीएमओ हमसे डायरेक्ट संवाद करे। वो तो अभी प्रधानों को समझते नहीं है, उनको तो ये लगना चाहिए कि गांव के प्रधान का फोन आया है, उनका रिप्लाई करे, वो पत्र का रिप्लाई करे। ये अधिकार मिलने चाहिए जी, ये चीजें हमको मिलनी चाहिए, और जिस दिन ये चीजें होने लगी उस दिन गांव का हर प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि छीनने वाली जो आपने बात कही कि अपने अधिकारों के लिए मतलब जगे हुए रहना, यानी कि अपने अधिकारों का ज्ञान होना, उसके बाद उनके लिए लड़कर उन्हें अपने हित में लाना। जी जी। ये कार्य अभी वर्तमान में प्रधानों को करना पड़ रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाते, उनका जो एक पूरा जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार धन हो, चाहे जिस भी चीज की उन्हें आवश्यकता है वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाए। जी सर, अभी आपने कहा कि जो प्रधान होते हैं, जैसे मनरेगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमेशा हर गांव वाला, या ये कहें कि रोजगार के लिए गांव के लोग मनरेगा से जुड़ते हैं और एक दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन आपके विषय में अगर बात करें तो आपने मनरेगा से अपने गांव के युवाओं को रोजगार नहीं दिलाया है, आपने मनरेगा से इतर अन्य योजनाओं से अपने गांव के युवाओं को, लोगों को जो उसके लिए रियल में जो उसके नीडी थे या जो उसके अधिकारी थे, उन लोगों तक पहुंचे हैं आप सर। तो उसकी जो रूपरेखा थी वो किस तरह से आप कर पाए? देखिए, मनरेगा भारत की बहुत बड़ी स्वावलंबी योजना थी जिस भी सरकार ने चलाई। देखिए, मैं किसी सरकार का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उस योजना चलाने के बाद उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां अभी तक है। बिल्कुल है। और जब मैं उस सिस्टम में प्रधान बनने के बाद गया तो जो हमारे भारत का जो सिस्टम है, सरकारों का मंतव्य खराब नहीं होता है, योजना कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन जो उस सिस्टम को चलाने वाला जो लोग होते हैं उस चीज को बहुत गंभीर और डिफिकल्ट बना देते हैं, और किसी प्रधान को उस सिस्टम से लड़ने के लिए बहुत आसान नहीं रहता है। टेक्निकल दिक्कतें इतनी सारी है, हमारी जो मजदूरी है बहुत सारी कम मुझे दिखी, और साथ साथ जो अन्य प्रकार की जो वित्त का प्रबंधन था बड़ा उस समय ढीला भी लगा, तो मैंने उस काम को नहीं करा, मैंने अपने अन्य साथी को उस काम को सौंप दिया। तो मैंने अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से रोजगार जोड़ने का प्रयास किया।
जी। आपने कहा कि भाई आपने कैसे जोड़ा, तो मैं लगभग जनपद के सभी अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ। प्रत्येक कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब मैं किसी सरकारी विभाग में न जाता हूँ और योजनाओं की जानकारी लेता हूँ, बातचीत करता हूँ, पत्राचार करता हूँ और लड़ भिड़ कर करके, एक लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति है, छीन करके वो योजना अपने गाँव में लाता हूँ। और वो बेरोजगार युवा जो गाँव में बैठे हैं और जिनका घर बार उस गांव से चलता है, तो उस गांव के लोगों को जिला योजना के माध्यम से, अन्य मद के माध्यम से हम रोजगार दिलाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में घोड़ा, खच्चर और मजदूर अन्य प्रकार के लोग हैं, तो हर प्रकार के लोग अलग प्रकार के रोजगार हम लोग क्रिएट करते हैं। और अपने अधिकारियों के जो संपर्क है, प्रशासनिक जो क्षमता के कारण वो कार्य अधिक तरीके से संपन्न हो जाते हैं और मेरे गाँव के लगभग अधिकांश युवाओं को मेरे माध्यम से रोजगार प्राप्त हो जाता है, जो उनके लिए सफिशिएंट होता है। और साथ साथ ही हम जैसे पर्यटन को लेकर के बड़ा काम करने वाले भविष्य में उसको काम भी स्टार्ट करा है। और होम स्टे के माध्यम से हम रोजगार से युवाओं को जोड़ने का अब प्रयास कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जो पलायन गांव से हो रहा है वो पलायन भविष्य में न हो। हालांकि हमारे पलायन नहीं है, लेकिन उस पलायन को हम रोकने का प्रयास इस माध्यम से करने वाले हैं। जी, आपने पलायन की बात की है। जहां हर कोई राजनीतिक दल हो या हर कोई अगर बात शुरू होती है तो उत्तराखंड के गांवों के पलायन की बात हमेशा की जाती है, लेकिन अगर आपके गांव ईरानी की बात की जाए तो वहां 0% पलायन की स्थिति आज बनी हुई है। इतने सालों बाद वहां से आज भी सभी लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं पे रोजगार ना होने के बावजूद, असुविधा होने के बावजूद अपने ही घर में। सर, आपको क्या लगता है कि पलायन का मुख्य कारण असुविधा है या कुछ और? देखिए, मैं उत्तराखंड में पलायन आज से नहीं, बहुत पहले से पलायन हो रहा है। बिल्कुल। और कुछ जनपद तो बहुत त्रस्त हैं पलायन से, पौड़ी और अल्मोड़ा जी। उसके लिए हमारी सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया है और रिसर्च जब हुआ तो पौड़ी और अल्मोड़ा इसमें सबसे टॉप नंबर पर पलायन हुआ। और उसमें हम जनपद चमोली के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहां पलायन कम हुआ है। जो रूरल जो गांव का क्षेत्र है तो वहां पलायन कम हुआ है। थोड़ा शहरों में पलायन गांव से हुआ है और शहरों से ज्यादा बाहर के लिए हुआ है। उसके 2-3 कारण रहे। एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य जी, उस कारण पलायन हुआ है। दूसरा पलायन हुआ है कि उस गांव के आसपास रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। भाई आपने अपना परिवार चलाना है, वो परिवार चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, रात का चूल्हा जलेगा कैसे। तो जब गांव बसे होंगे उसमें उस गांव में बसने वाले लोगों ने आसपास पानी देखा होगा, भूमि देखी होगी, उस भूमि में उत्पादन क्या होता होगा, उन्होंने उस पर रिसर्च किया होगा, उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को वहाँ किया। हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो हिमालय के बिल्कुल उन कंदराओं में बैठ करके खेती बाड़ी बहुत अच्छी हमारे यहाँ है और पशुपालन बहुत अच्छा है। तो हमारे गाँव में अभी लगभग 99.9% लोग गाँव में हैं। इक्का दुक्का लोग थोड़ा नौकरी के जो पेशे लोग होंगे वो बाहर आए होंगे, लेकिन उतने लोग वहाँ गांव में हैं। उसका एक कारण है कि पलायन ना होने का कारण क्या है कि वहाँ खेती बहुत अच्छी है। हमारे पास जो मोटी फसलें हैं, आलू है, राजमा है, चौलाई है, अन्य प्रकार की मोटे अनाज है, वो वहाँ पर्याप्त मात्रा में है, जिसका बाजार भाव में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। जी, वो बाजार भाव मिल जाता है। और साथ साथ ही आसपास अन्य प्रकार के जंगल की जो जड़ी बूटियां, उसका रोजगार भी हमारे पास पर्याप्त है। तो ये रोजगार गांव में प्राप्त हुआ है, इसके कारण हमारे यहाँ पलायन अभी कम हुआ है अन्य गाँव की तुलना में। जी, आपने कहा कि पलायन कम हुआ है आपके गांव में, तो अगर पलायन कम हुआ यानी कि आपके गांव में सभी लोग वहीं हैं, वहाँ बच्चे होंगे, अलग अलग उम्र के लोग वहाँ पे हैं। उस स्थिति में स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत जो आवश्यकताएं होता है, तो उनकी पूर्ति के लिए जो आपने कदम उठाए और जिस तरह का आपने नए नए प्रयोग किए हैं, उसके विषय में जानना चाहेंगे। किस तरह से किया था आपने? 2-3 चीजें थी। आपने कहा कि जो मूलभूत समस्याएं थी वो बनी हुई थी, प्रधान बनने से पहले थी, लेकिन उसके बाद भी थी। और मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। हमारे गांव में गुरुजी लोग जो अध्यापन के लिए वहाँ नौकरी लोगों की थी, तो बहुत दूर गांव के कोई कुमाऊं से, गढ़वाल से लोग विभिन्न जिलों से वहाँ पोस्टेड थे। और वो उनके भी परिवार कोई गांव में थे, कोई शहर में रहते थे। वो बेचारे अपने गांव के अपने परिवार से संपर्क कर नहीं पाते। और मैं उस समय गोपेश्वर में था, तो मैंने अपने गांव में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए अखबार अपने पोस्ट ऑफिस में भेजता था। अच्छा जी। और वो ताज्जुब, मैं आपको ये बताऊं कि करीब 3-4 दिन पुराना अखबार बहुत इंटरेस्टेड तरीके से, बड़ी शालीनता से पढ़ते थे, क्योंकि न तो मोबाइल थे, ना कोई फोन की व्यवस्था थी कि भाई वो कोई समाचार जान सके। एक रेडियो एक माध्यम हुआ करता था। अब रेडियो भी धीरे धीरे कुछ समेटता जा रहा है, वो रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते थे। लेकिन एक माध्यम अखबार हुआ, दैनिक जागरण में और अमर उजाला अखबार भेजता था। कभी एक 5 जने अपनी पत्रिका वो भेज देता था, वो लोग बड़े चाव से पढ़ते थे, वो संभाल के रखते थे, उसके आर्टिकल पढ़ते थे। तो ये दौर मैंने देखा तो ये बातें कचोड़ती थी। और लॉकडाउन में एक बड़ी घटना से घटी।
मैं गांव में गया, लॉकडाउन लगा हुआ था और पूरे देश में ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा प्रचलन उस समय हुआ। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को आप घर में अध्यापक देंगे जी। और मेरे किसी गांव के बच्चे ने एक दिन मुझे एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रधान जी आप हमारे लिए मोबाइल की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो उस बच्चे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, मैं निरुत्तर था। आप ये कह सकते हैं कि 9th और 10th में पढ़ने वाले एक बच्चा जब मेरे से एक प्रश्न कर रहा है तो वो प्रश्न मन को, मेरे दिल को कचोटता रहा, निरुत्तर रहा, बहुत दिन तक सोचता रहा। उसके बाद करीब 5-10 दिन बाद मैंने एक प्लान किया कि जहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर ऊपर गांव के एक किसी धार में जाकर के वहाँ पर BSNL के 2G के सिग्नल आते थे, वहाँ पर गया और जिस तरह से ही गुरुजी लोगों से संपर्क साधा। वो लोग छुट्टी थी कोविड में, वो गांव में थे, घर में थे, तो मैंने उनसे बात करी कि गुरुजी हम एक समय निश्चित करेंगे स्टॉप में आकर के कि हम 1 या 2 बजे के बीच एक टाइम में 9th और एक टाइम 10th के या 12th के बच्चों को यहाँ पर लेके आएंगे और आपने फोन के माध्यम से उनको पढ़ाना है। 2G की बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे करके करीब 15-20 दिन, 1 महीने हम इस व्यवस्था को चलाते रहे, लेकिन तब भी ये मन में कचोटता रहा कि यदि वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था होती, 4G की व्यवस्था होती, तो हम लोग ये व्यवस्था इन बच्चों को दे सकते थे, क्योंकि वो प्रश्न उस बच्चे का था और वो चीज़ें बहुत खोलती रही। उस दौरान मैंने अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट करा जी। वीडियो शूट करा। वो वीडियो मैंने अपने एक मित्र BBC में उसमें पोस्टेड थे, ध्रुव मिश्रा, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनको पोस्ट मैंने व्हाट्सएप करके वो वीडियो BBC के प्लेटफॉर्म में चलाने का आग्रह किया और सौभाग्य से 3-4 महीने बाद वो टेलीकास्ट हुआ और टेलीकास्ट होने के बाद वो संबंधित कंपनी जियो के अधिकारियों के पास वो वीडियो गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई डिजिटल इंडिया के दौरान ज़माने में भारत में कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा गांव भी कि जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल सिग्नल नहीं, बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी कंपनी वहां जियो के सिग्नल प्रोवाइड करा सकती है। तो वो चीज़ें उन तक पहुंची जी। तो वो यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई समाचार पत्रों के माध्यम से, अफवाहों से, और वो यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते वो जियो कंपनी तक पहुंची। उसके बाद हमने काम करना उस पर प्रारंभ किया। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि आपकी छोटी सी कोशिश और सोच ने जो है वहाँ पे जियो का टावर स्थापित करने में मदद करी। सर, जियो के टावर की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन साथ ही हमने बात की थी कि वहाँ पे रोजगार की, हमने बात की थी स्वास्थ्य सुविधाओं की, और एक और बात की थी बैंक। आपने एक बैंक का एक किस्सा सुनाया था कि वहाँ से गोपेश्वर लोगों को आना होता था, बुजुर्ग लोग हैं, किस तरह से आपने उनको अपने गांव में रहकर बैंक की सुविधा प्रोवाइड की। आपने अभी मोबाइल टावर की बात करी, उस मोबाइल टावर को थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा और उसके बाद अन्य विषय ऐड कर लेंगे। और जब मोबाइल टावर गांव में था नहीं तो जियो कंपनी के लोगों ने हमसे बातचीत करी कि भाई ठीक है, हम आपके गांव में मोबाइल टावर लगाते हैं। उनके अधिकारियों ने बातचीत करी, कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम अभी मैं वो एक्सपोज वो नहीं करूँगा, तो उन लोगों ने मदद करी और टावर लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ एक हमारा एक संजी गाँव टावर, वहाँ पर एक स्टेबल था और जब अधिकारी से बातचीत हुई तो वो टावर डिसमेंटल कर रहे थे क्योंकि उसको सिग्नल करेक्ट कर नहीं पा रहा था। तो फिर उनसे मैंने निवेदन किया भाई टावर ना तोड़ा जाए, इससे हम कोशिश करेंगे पूरे क्षेत्र वो उस कनेक्टिविटी से जुड़े। और कनेक्टिविटी से जुड़ने के लिए उसके लिए एक छोटे से और टावर की हमें आवश्यकता थी। रिपीटर, एक छोटा रिपीटर होता है, जियो की भाषा में उसे बोलते हैं, तो उस रिपीटर को हमने लगवाया और करीब 62 दिन उस लॉकडाउन में हमें इसको लगाने में लगे। खुद में लेबरी मैंने स्वयं करी, उनको जो उनके टेक्निकल स्टाफ था उनको रहने भोजन की व्यवस्था, पुलिस से बात करना, सड़क पर निकलना, क्योंकि कोविड में तो बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो वो करके हमने वो 62 दिन में वो रिपीटर खड़ा किया। उसके बाद वो दूसरा जो टावर संजी का था उसको सिग्नल प्रोवाइड करवाए। उसका जो सामग्री थी स्वयं अपने कंधे पे लेकर के वो वहाँ सामान पहुंचाया। उसके बाद वो वहाँ पर टावर स्टेबल करा। फिर अब लक्ष्य था अपने गांव में टावर लगवाना। वो बड़ा चैलेंजेबल था क्योंकि मेरा गांव 6 किलोमीटर पैदल उस समय था। अब जियो कंपनी के लोग आए, कंपनी ने बात करी भाई टावर कितना दूर है, एक रेटोमीटर होता है वो किलोमीटर नापने के लिए, वो रेटोमीटर से दूराई नापी तो लगभग 6 किलोमीटर दूराई आ गई। तो किसी कंपनी का अपने एक मानक होता है, पैरामीटर होता है, तो उन्होंने कहा भैया देखिए 6 किलोमीटर हम पैदल आपका सामान प्रोवाइड नहीं करवा सकते कि कंपनी लॉस में आ जाएगी। ओके। देखिए जियो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये गांव में टावर लगे ना लगे, लेकिन ये था कि वो प्रोवाइड कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें इतना अपना पैसा हम एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा भैया देखिए इसमें हम हैंड अप है, आप 1 किलोमीटर से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। ओके। और मेरे लिए ये था कि यदि टावर नहीं लगता तो पूरे क्षेत्र में संचार से हम लोग जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि व्यवस्थाएं तभी जोड़ेंगे ना जब संचार से जोड़ेंगे। तो कुछ समय मुझे उन्होंने सोचने का टाइम दिया कि बोले प्रधान जी आपको समझ सोचिए, और मैंने उनको कहा मुझे 10 या 15 दिन सोचने का मौका दीजिए।
तो 10 दिन मैंने 15 दिन मंथन किया और उसके बाद मैंने उनको सहमति दी कि भाई कि टावर लगेगा, सामान आएगा आपका। तो करीब हमारे पास क्षेत्र में 8-10 गांव हैं, पाणा, ईरानी, दुर्मी, पगना, झिंझी और ऐसे गोणा 4-5 जो गांव हैं हमारे, उन गांव के लोगों से बातचीत करी। 1 महीने में प्रत्येक गांव में गया, वहाँ के युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, बुजुर्गों से बातचीत करी, मीटिंग्स करी कि भाई हमें टावर मिल रहा है और हमें टावर लगवाना है, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने कहा एक ऐसा सहयोग, हमने कहा देखो इसके लिए 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, 1 रुपया कोई सरकार या कोई कंपनी नहीं देगी। तो उन्होंने प्रश्न किए कि भाई ये काम तो सरकार का है। हमने कहा ठीक है, सरकार का काम है, सरकार प्रयास कर रही होगी, लेकिन यहाँ संभावना नहीं बन पा रही है, संभावना नहीं बन पा रही है। तो उस संभावना जब नहीं बनती है तो हमने कहा हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हम सरकारों पर डिपेंड यदि रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। सरकार अपना काम करे वो ठीक है, लेकिन वो संभावनाओं को हमें तलाश करना पड़ेगा। तो उनसे निवेदन किया भैया वो काम हमें करना पड़ेगा। तो 80% लोग उस समय तैयार हो गए कि प्रधान जी हम आपके साथ खड़े हैं। हमने स्पष्ट ये कह दिया था कि जो लोग पॉलिटिकल टाइप के लोग हैं, जिसको राजनीति इसमें लगती है वो अलग हो जाए, जिसको काम नहीं करना वो अलग हो जाए, जिनको काम करना हमारे साथ खड़े हो जाए। जब मेरे गांव ने, मेरे पड़ोस के गांव ने, मेरे नीचे के गांव ने, पूरी निजमुला भैले के गांव ने मुझे सहमति की भाई नेगी जी आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उस आह्वान के बाद मैंने जियो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी, जमीन का इश्यू थे, बहुत समस्याएं थी, लेकिन एग्रीमेंट करा। मैंने कहा आप अपना सामान रखिए, और गड्ढे से लेकर के उसका बूस्टर लगने तक लगभग कितना सामान था, करीब करीब 10 कुंटल 600 कुंटल के आसपास का पूरा जो सामान होगा, सीमेंट, सरिया, बूस्टर, उनके बड़े बड़े जो गार्ड्स होते हैं, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने एक दिन करके 3 महीने में सामान उस मोबाइल टावर के स्पॉट तक पहुंचाया। और ताजुब का विषय है कि मेरा कोई 1 रुपया उसमें खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। और कैसा कि हमने प्रत्येक दिन क्या किया कि आज एक दिन एक गांव के लोगों ने सामान ले लिया, तो वो आदमी थका हारा है, तो पहले दिन चाय पिलाई, तो वो बात नहीं बनी। फिर अगले दिन हमने कहा इसको एक हम मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको ठीक करते हैं। हम गाजे बाजे के साथ ढोल बजा करके उस सामान को लेने गए और बाजे के साथ उस सामान को ऊपर स्पॉट तक पहुंचाया। मैं उन लोगों की मनस्थिति जानता था कि ढोल बाजे के साथ उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान भी होगा, और जैसे ही वो लोग आते थे उनको चाय पिलाते हम लोग, ठीक है, उनको भोजन भी करवाते थे। लेकिन भोजन मेरे से जेब से नहीं जाता था। गांव का वो सक्षम व्यक्ति, गांव का ग्रैंड डीलर है, गांव का दुकानदार है, सक्षम व्यक्ति, उनको कहे कि देखिए आज 10 किलो चावल आप देंगे, 5 किलो दाल आपकी ओर से होगी, या चीनी आपकी ओर से, सहयोग से। तो उन्हीं लोगों के सहयोग से वो लोगों भोजन भी हुआ। और जब उसने भोजन किया, इच्छा प्रधान जी को गाली देने की है कि प्रधान जी ने हमसे निःशुल्क काम करवाया, लेकिन जब वो भोजन कर लेता, चाय पी लेता, तब उसको बढ़िया से नींद आ जाती है। उसके बाद वो मन का गुस्सा शांत हो जाता। ऐसे जाकर के हमें करीब करीब 3 महीना उस टावर को खड़े करने में लगे। और जिस दिन उस मोबाइल का बूस्टर लगा, सिग्नल लाइव हुआ, और वो सिग्नल जब लाइव हुआ तो उस गांव की माताओं बहनों की जो खुशी थी ना, वो खुशी देखते हुए बनती थी। उस दिन हमें लग रहा था कि हम आज अंतरिक्ष में पहुंच गए। उसके पीछे कारण क्या था कि उससे पहले हम लोग 4 किलोमीटर ऊपर वो धारों में जाकर के मोबाइल के सिग्नल ढूंढते थे। वो माँ जिसका बेटा दूर शहर में रहता या फौज में है, अपनी माँ से बात नहीं कर पाता, तो वो माँ उस दिन रो रही थी। क्यों इसलिए रो रही थी कि आज मेरे बेटे से बात होगी, वीडियो कॉल हो रहा था, और वो भाई अपने भाई से बात कर रहा था, तो लोग नाचे गाए, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, खुशियां थी। और वो खुशियां मैं बहुत लंबे समय तक देखना चाहता हूँ, बिल्कुल लंबे समय तक इसलिए देखना चाहता हूँ कि वो आने वाले समय में ऐसी परेशानी किसी भारत के किसी उत्तराखंड के गांव में न रहे। और जब मोबाइल टावर का सिग्नल लाइव हुआ, उसके बाद फिर हमने दूसरे स्टेप पे काम करना शुरू करा। आपने बैंक की बात करी, बैंक किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर है, और उस 52 किलोमीटर 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना है, और वो महिला बेचारी 6 किलोमीटर पैदल चलेगी, और वहाँ से गोपेश्वर जिला मुख्यालय आकर के अपना खाता खुलवाएगी। 400 रुपये आने का किराया, 400 जाने का किराया, भोजन भी करेगी। पता चला कि वो फिंगर नहीं आया उसका, या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बैंक सर्वर डाउन है, एक दिन में काम नहीं हो पाए, उस बेचारी का 3-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता, और वो बेचारी 4-5 दिन मार्केट में होती थी। मुझे ये चीज़ें पता थी, तो हमने कहा कि भाई इस सुविधाओं से हमें उनको उस सुविधा से लाभ, बैंक की सुविधा गाँव में ले जानी पड़ेगी। तो हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक बैंक का स्कीम लॉन्च किया, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जी। मेरे गांव में 1982 से पोस्ट ऑफिस स्थापित हो गया था, तो मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस था। तो जैसे मुझे पता चला कि स्कीम आ गई, मैं अपने जो गोपेश्वर में मंडल या पोस्ट ऑफिस हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ गया, और उनके जो चीफ है उनसे बातचीत करी कि मुझे मेरे गांव में अपना पोस्टल पेमेंट बैंक चाहिए।
उन्होंने कहा भैया आपके यहाँ टावर है? मैंने कहा हाँ, मेरे गांव में टावर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 15 दिन में उसकी स्वीकृति लेकर के अपनी टीम भेजी। मैं टीम लेकर के वो अगस्त माह में उस बारिश में वहाँ गया और हमने एक दिन में लगभग 20 खाते ओपन करवाए, लोगों को समझाया और पोस्टल पेमेंट बैंक के खाते उनके अकाउंट वहाँ पे खुलवा दिए। 1-2 महीने तो लोगों को समझने में लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें समझ में आई तो लोगों के पास सबसे ज़्यादा आज अकाउंट्स पोस्टल पेमेंट बैंक के हैं। उसमें एक फ़ायदा है कि आप उस गांव में जाकर के किसी भी, मान लीजिए आप मेरे गांव में आए, आपके पास पोस्टल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और लेकिन आपके पास अन्य बैंक के अकाउंट नहीं है या आपको पैसा चाहिए, SBI में पैसा, PNB में पैसा है, आपका पोस्टल पेमेंट बैंक में नहीं है, लेकिन आप उस बैंक से अन्य बैंक को पैसा विड्रॉल कर सकते हैं 10,000 रुपये। आप अपना आधार कार्ड दीजिए और आप अपना थंब लगाइए और 10,000 रुपये निकालिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये सुविधा हमने गांव को दी। आज मैं मनरेगा के मेरे यदि पैसा आते होंगे या मेरे राज्य वित्त केंद्र वित्त के पैसा, सरकारी पैसा, तो मेरे गांव का आदमी अपनी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मेरे जो सरकारी काम का पैसा, उसको उसके गाँव में वो वहाँ मिल जाता है। लोग आज गोपेश्वर आके बैंक के चक्कर नहीं मारते। ये सुविधा हम लोगों ने वो गाँव में दी और आज मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे गांव का आदमी बाजार आएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्योंकि उसका 0 खर्चे पे वो आ रहा है। ये गांव में हमारी बैंक की सुविधा दी है हम लोगों। सर, आपने कहा कि आपके कार्यकाल में इतने कार्य आपने किए, टावर लगा दिया, बैंक की सुविधा जो है गांव में प्रोवाइड करी, लेकिन आपसे पूर्व भी यानी आपसे पहले भी कई प्रधान बने होंगे उस गांव के और कई सारे कार्य, क्योंकि कार्यों की जो श्रृंखला थी वो निरंतर अभाव हमेशा रहे। उस दौर में काम क्यों नहीं हो पाया? ऐसी क्या दिक्कतें थी या उन लोगों का किस तरह का कार्यशैली या क्या कहेंगे आप उसको, किसकी कमी बताएंगे? 2-3 चीजें हैं। जनप्रतिनिधि थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए जी, और जिज्ञासु होना चाहिए और लड़ने भिड़ने वाला होना चाहिए। और जब तक आप सिस्टम से लड़ेंगे नहीं तो कोई चीजें मिलेगी नहीं। आसानी से कोई चीज प्रोवाइड नहीं हो पाती है, कोई देता नहीं है। सर, मैं लड़ना भिड़ना, क्योंकि हो सकता है कई श्रोता ये भी समझ लें कि लड़ने भिड़ने का मतलब यहाँ पे मारपीट से है। मारपीट नहीं, कहने का मतलब कि उस सिस्टम से हमें बातचीत करनी पड़ेगी, छीनना पड़ेगा कि आप हमें प्रोवाइड करवाइए, आंदोलन करने पड़ेंगे, धरने करने पड़ेंगे, वहां जाना पड़ेगा। और जब आप बार बार जाएंगे तो उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को पता चलेगा भाई गाँव के प्रधान जी बड़े खतरनाक है, इनका काम करना पड़ेगा। प्रधान ने प्रयास कर रहे होंगे लेकिन उन क्षमता नहीं रही होगी। देखो, मैं किस पे ब्लेम नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार काम किया होगा, लेकिन मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी हूं। मुझे पता है कि मुझे कहां जाकर के इस अधिकारी से बातचीत करनी, कहां से छीनना है। मैं उस गांव में उस प्रकार की वो सुविधा देना चाहता हूं जो शहर में है। बिल्कुल शहर में है, उस सुविधा में देना चाहता हूं कि मेरे गाँव का आदमी शहर में आकर के भटके ना। हमने अपने गाँव में उस जब मोबाइल सिग्नल चालू उसके बाद CSC दिया है जी, क्योंकि आदमी गोपेश्वर में आकर के वो लंबी लाइन में कतार में खड़ा है कि उसके प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार स्तर की नकल लेने के वो खड़ा है और उसने कहा भाई साहब सिग्नल नहीं चल रहा है, आज बनेगा, कल बनेगा। वो आदमी परेशान हो जाता है, वो गांव की माता बहन, वो युवक परेशान हो जाता है। हमने वो गांव में सीडीओ से बात करी, उसमें तत्कालीन सीडीओ साहब थे, हमने कहा साहब CSC सेंटर चाहिए और सीडीओ साहब ने अनुमति दी। आज हमारे गाँव में हमारे CSC सेंटर है, हर प्रकार के प्रमाण पत्र वहाँ बनता है। बाजार इन केस कोई ऐसी दिक्कत तब लोग आता, लेकिन आज वो बाजार नहीं आता है। आपने कहा कि आपने बेसिक जो नीड थी, यानी लोग कम से कम गांव से बाहर निकले और सुविधाएं जो शहरों में है वो वहां पहुंचाने की आपने पूरी कोशिश भी करी है। इसके साथ ही आपने शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा स्कूलों की, क्योंकि आपने अभी जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि स्कूल जो होता है बेसिक, उसकी जो हमने पढ़ा वो अभाव बच्चे ना देखें या उस तरह की परिपाटी को चेंज किया जाए, उसके लिए भी आपने बहुत प्रयास किए। किस तरह के प्रयास थे सर? देखिए, आपने अभाव की बात करी। शिक्षा में हमने अभाव देखे। मैंने बचपन की कहानी बताई कि गाय भैंस के साथ जो जीवन प्रारंभ हुआ, उसके बाद गोपेश्वर जब हम लोग आए, छात्रावास में कभी होता था कि पिताजी जुलाई में आ जाते थे, उसके बाद मानसून काल हुआ, रास्ते बंद हो जाते, तो 5 महीने तक कोई संपर्क नहीं रहता था क्योंकि टेलीफोन थे नहीं। तो कभी ये स्थिति भी रही कि हम लोग के पास आटा होता था, आटे के साथ सब्जी नहीं होती थी, तो हम चीनी होती थी और चीनी की काली चाय बना करके उसमें रोटी खाते। 3-3 महीने ये देखा हमने, रोटी में नमक डालकर देखा हुआ, वो ये जीवन जिया है। वो अभाव देखे, तो वो जो अभाव थे वो कचोड़ते थे। तो हमने कहा कि हमारे गांव का बच्चा वो अभाव न देखे, क्योंकि शिक्षा जीवन का मूल आधार है। किसी देश की प्रगति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि देश का बच्चा, देश का युवा शिक्षित है, वो देश अच्छी दिशा में जा सकता है। यदि हम अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने अंचल को, अपने जिले को शिक्षित नहीं बनाएंगे तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और उस प्रधान बनने के बाद मेरा एक लक्ष्य था कि मैं अपने गाँव के बच्चे को अच्छी शिक्षा इस गाँव में दूंगा, 12वीं तक की अच्छी शिक्षा दूंगा। जब मैं प्रधान बना तो मेरे गांव में टूटी फूटी प्राइमरी विद्यालय था, टूटा फूटा इंटर कॉलेज था, और वो बच्चा वहां जाता था तो बहुत सारी उत्तराखंड में घटनाएं हुई।
कि स्कूल टूट गई, बागेश्वर की घटना हुई, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, तो वो बड़ा मन को अशांत करता था। तो जाकर के मैंने हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत, हमारे गढ़वाल के सांसद थे, उनसे बातचीत करी कि हमने कहा मुझे अपने गाँव में प्राथमिक विद्यालय का भवन चाहिए। प्राथमिक विद्यालय का भवन उनके माध्यम से बातचीत हुई। जिलाधिकारी हमारी मैडम स्वाति भदौरिया थी, उनसे बातचीत करी। सर्व शिक्षा के माध्यम से हमें उस समय 18 लाख का भवन मिला। 3 साल में हमने उस भवन को तैयार करके अच्छा भवन दिया और उस भवन में तैयार करके उन बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करी। भवन तो बन गया, लेकिन अध्यापकों की हमारे पास बिल्कुल नितांत अभाव था। अब वो अध्यापक आए कहाँ से? कुछ प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वो सफलता पिछले 2 सालों में इस साल मुझे मिली। और जनपद चमोली का मैं अकेला ऐसा मेरा विद्यालय है कि मेरे विद्यालय में 62 बच्चों पे 5 अध्यापक हमें मिले हैं। ओके। मैंने माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी अपने उच्च शिक्षा मंत्री है, उनका मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। गोपेश्वर आए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। उन्होंने तत्काल अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जो प्रधान जी कह रहे हैं, मेरा छोटा भाई कह रहा है, उनके विषयों को आपको कंप्लीट करना है। और शिक्षा अधिकारी को धन्यवाद कि उन्होंने मेरे प्राथमिक विद्यालय में लगभग 5 अध्यापक दिए हैं। आज मेरे पास एक कक्षा में 1 अध्यापक है और जो शिक्षा गोपेश्वर में मिल रही है वो मेरे गाँव का बच्चा उस गाँव में पढ़ रहा है। यानी कि आज मैं खुश हूं। इंटर कॉलेज का भवन मेरे गांव में नहीं था, टूटी फूटी बिल्डिंग में लोग वो कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी लड़ना पड़ा मुझे। मैंने लड़ने बैठने की बात करी तो सीधे अपने सिस्टम से लड़ना पड़ा। तत्कालीन हमारे विधायक माननीय राज्यसभा सांसद जो वर्तमान महेंद्र भट्ट जी हैं और मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो आए थे। तो मैंने माननीय विधायक जी से कहा कि माननीय विधायक जी, अब मुझे इस क्षेत्र के लिए 3 इंटर कॉलेज के मुख्य भवन चाहिए। हमारा एक निजमुल इंटर कॉलेज है और एक गौड़ा है, एक ईरानी अपने गांव की। तो मैंने कहा इनमें मुख्य भवन की आवश्यकता है। उन्होंने सीएम साहब से बातचीत करी, मैंने भी बातचीत करी और तत्काल उन्हें घोषणा उसी दिन करी और मुझे 2 करोड़ 28 लाख रुपए मेरे गाँव में मुख्य भवन के लिए मिला। आज उस गाँव में इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार है। बड़े सालों से बिल्डिंग अपना सीना तान के खड़ी है और मेरे गाँव का बच्चा बड़ी खुशी के साथ उस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। तो सर, ये जो प्रयास थे आपके कि किस तरह से आपने स्ट्रगल, मतलब यानी कि आप जानते थे कि रास्ता कौन सा है, बस चलने की देरी थी और आपने वो चल के वहां तक आपने पहुंचाए हैं, अपने ईरानी तक। ईरानी के साथ साथ आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी सतत निरंतरता आपके प्रयासों में देखी जा सकती है। सर, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि इस तरह के प्रयास और इस तरह की कोशिशें निरंतर करना और उस पर फिर बने रहना और अधिकारियों से निरंतर संपर्क हो, जानकारियां हो, तभी हम कोई चीज पा सकते हैं। अब जानकारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था, जैसे हमने पहले कहा, पंचायत राज में अधिकारों की हमने बात की थी, किस तरह के अधिकार हैं और धरातल में वो कहाँ हैं, किस तरह से उन जो अधिकार हमें प्राप्त हैं एक ग्राम प्रधान को, जो कागज, लेकिन कागजों में कितने हैं और वास्तव में धरातल पे कहाँ तक वो पहुँच पाए हैं और उन्हें किस तरह गांव के हितों के लिए कोई भी प्रधान यूज कर सकता है। देखिए, मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तराखंड के प्रधान साथियों को, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनको आह्वान करना चाहूँगा। देखिए, आपको आपकी पब्लिक ने चुना है, जिम्मेदारी दी है और पंचायत राज व्यवस्था की बात करी तो प्रधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी बहुत बड़ी पावर है, उस मोहर की बहुत बड़ी पावर है। लेकिन उस पावर को आप कैसे प्रयोग करते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और एक गांव का प्रधान कर सकता है। और मेरा सरकार से भी निवेदन है, पंचायती राज जो सिस्टम उनसे भी निवेदन है कि आप समय समय पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाइएगा, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दीजिएगा। प्रशिक्षण हो पाते हैं लेकिन वो आधार पे हो नहीं पाते, जिसकी आवश्यकता है वो करने पड़ेंगे और हर कोई प्रधान मेरे जैसे कर सकता है। देखो, मैं अपने को कोई वो अपना वो नहीं कर, बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर सकता है। हर प्रकार की संभावनाएं हैं, आपके पास वो ताकत है, वो शक्तियां हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। केवल प्रधान गाँव में रह के कुछ नहीं होगा ना। ये नहीं कि गाँव के लोग भाई आपको महीने भर वहाँ गाँव में रहना है, गाँव में रह के कुछ नहीं हो पाएगा। आपको शहर में, जिला मुख्यालय में, प्रदेश की राजधानी में आना पड़ेगा अपने चीज़ों को लेने के लिए, तब जाकर के आपके गाँव में काम होगा। आप बाहर नहीं निकलेंगे, कोई काम हो नहीं सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, प्रधानों के कार्यों की बात और संपर्क साधने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानों के लिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि प्रधान जो होता है कि एक दायित्वधारी तो होता ही है कि दायित्व लिया और उसके बाद केवल अपने स्वहित की बात करता है,
गांव के हित के नाम पे स्व का हित करता है। और उसके अकाउंट्स की अगर बात करें, कई सारे गांव ऐसे भी हैं जहां प्रधानों के घर तो बहुत चमकते हैं, लेकिन वहां का जो मूल निवासी है, जो वहां रहने वाले लोग हैं, उनके घर आज भी टूटे फूटे हैं, उन्हें सुविधाओं का हमेशा से अभाव रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, 80-90% होंगे। कुछ अफवाह टाइप के लोग होंगे जिनको कोई चिंता नहीं होती, अपना हित करना है। मेरा उनसे निवेदन ये भी है कि वो अपना हित छोड़ करके पहले गांव का हित करें, कि उस गांव ने हमें उस गांव की सेवा करने के लिए चुना है, उस गांव के लोगों ने। तो प्राथमिकता उन्हें कि मेरा अपना घर न बने, मेरा घर बाद में बने, पहले गांव के जो अंतिम छोड़ का जो व्यक्ति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो अंत्योदय की हम बात करते हैं, दीनदयाल जी ने कहा था कि अंतिम समाज का बैठा अंतिम व्यक्ति तक सरकार की वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। वो सुविधा मेरे प्रधान के पास ना हो, बेशक प्रधान के रहने के लिए ना हो, लेकिन उस गांव के गरीब के लिए होना चाहिए। उस गरीब को आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके यहाँ बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए मनरेगा की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए। वो प्रधान का लक्ष्य होना चाहिए। अधिकांश लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके मेरा निवेदन कि वो ना करें। ठीक है, अपना रोजगार का साधन तो ढूंढने पड़ेंगे भाई, मुझे भी या ग्राम प्रधान को अपना परिवार भी चलाना है, उसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन ये ना हो कि प्रधान पहले प्रधानमंत्री आवास में अपना घर बना रहा है, पहली दीवार प्रधान की अपने गांव की जो पहली दीवार अपने खेत का बनना है, वो नहीं होना चाहिए। वो अंत में होना चाहिए, जब गांव के हर व्यक्ति का काम हो गया है तब होना चाहिए। सर, आज जो है उत्तराखंड की पंचायत व्यवस्था की जमीनी हकीकत को आप कैसे देखते हैं, और साथ ही जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें हम सशक्त किस प्रकार बना सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आपने कहा कि पंचायतों का सशक्तिकरण की बात करी है, उसको हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रशासनिक दृष्टि से मैंने कहा कि पंचायतें सशक्त, सरकार अपना काम करती हैं। दूसरा, आप अपने गांव को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर सशक्त कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है। आर्थिक तौर पर गांव क्या अपने पंचायत के लिए कुछ रोजगार के साधन जोड़ सकता है क्या? एक उदाहरण मैं एक गांव का दूंगा। हमारी बद्रीनाथ का माणा गांव है, मणिभद्रपुरी कहते हैं। माणा गांव के लोगों ने क्या करा है कि अपने पंचायत भवन को गेस्ट हाउस में बदल दिया है। ठीक हो गया। गेस्ट हाउस में उन्होंने वहां कुछ लोग रखे हुए हैं, और उस गेस्ट हाउस में जो लोग रुकते हैं उनसे वो पैसा वसूल करते हैं जी, नॉमिनल रेट पे। मान ली मार्केट में 1000 है तो वो 500 में कमरा देते हैं। उस 500 में से आधा पैसा पंचायत के खाते में जाता है जी, आधा वहाँ काम करने वाले लोगों के किस में जाता है? उनको सैलरी जाती है जी। वो भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर देते हैं उनको। एक उन्होंने अपना लोकल मार्केट, वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, उससे भी आय होती है। और कुछ उन्होंने जो वाहन पार्किंग का शुल्क वो लोग लेते हैं जी। ठीक हो गया। वो जो शुल्क पंचायत के खाते में जमा होता है, उससे वो अपने गांव का सीसी, अपने गांव का पथ प्रकाश की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वो करता है। तो इस प्रकार के वो उदाहरण वहां पर उस गांव में सेटअप हुआ है। ओके, वो सशक्तिकरण की आपने बात करी है, ऐसा वो हर गांव को करना चाहिए। आप गांव में कोई फ्री वाला आए, उस पर टैक्स लगाइए, वो टैक्स आप लोग गांव के खाते में जमा कर दो। लगता है भाई अभी पानी टूट गया है, सरकारी खाते में पैसा नहीं है, आप उस पानी को उस 500 के रुपए से टैक्स की व्यवस्था से कर दो ना। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट गांव में, बुरास का जूस है, आंवले का अचार है, और आप लेंगुड़े का अचार है, जैम सेब होता हमारे यहाँ, जैम का अचार बना करके पंचायत के समूह के माध्यम से बेचो, और कुछ पैसा पंचायत में जमा कर दो। पंचायत अपना सशक्तिकरण करने के लिए खर्चा वहां से कर सकती है। तो हम सरकार का मुंह क्यों देखें? वो काम करना पड़ेगा। कुछ सामने प्रयास करा है, लेकिन अभी और बाकी है। यदि भविष्य में मैं दोबारा त्रिस्तरीय पंचायत में किसी दायित्व पाता हूं, तो पहला मेरा प्रयास ये होगा कि मैं अपने पंचायतों को रोजगार से जोड़ने के लिए उस पंचायत को सशक्तिकरण करने का प्रयास करूंगा। सरकार तो काम करेगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम ये प्रयास करेंगे जी। सर, आपने कहा कि पंचायतों को काम करने में मतलब काम बहुत सारे हैं, लेकिन सोच पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर आपकी सोच बड़ी है तो काम बड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे कामों से बड़ी मंजिलों को हम हासिल कर सकते हैं। कई उदाहरण आपने भी दिए। सर, अब जाते जाते जो हमारे युवा हैं, या हमारे गांव के लोग हैं, या हमारी जनता है, जो हमारे श्रोता हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो प्रधान है, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में मोदी जी ने हमें बताया, वैसे ही ग्राम प्रधान के जो कार्य हैं उसके विषय में कौन उन्हें बताएगा? देखिए, ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा पूरा उत्तराखंड के युवाओं को, और साथ साथ जो आने वाले समय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक संदेश है कि आप जाकर के समाज के लिए काम करिए। परिवार अपना ठीक है, समाज के लिए अच्छा काम करिए। अपने काम करने के बावजूद लोग आपको स्वयं याद करेंगे। देखिए, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कोई पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा हूँ,
मुझे पुरस्कार की लालसा नहीं है, मैं उस समाज के लिए काम कर रहा हूँ। वो समाज आने वाले समय में मुझे याद करे कि यार उस समय के जो प्रधान जी रहे थे, उस प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया और उन प्रधान की तरह इन लोगों को भी करना पड़ेगा। मैं ये सुविधा आने वाले टाइम के प्रधान के लिए देना चाहता हूँ कि उस प्रधान को कोई दिक्कत ना हो, वो भी लगे वास्तव में हुआ उसमें ऐसा काम हुए, एक नज़ीर बननी चाहिए। तो हर व्यक्ति जिसने उत्तराखंड के 8000 जो हमारी पंचायतें हैं, 8000 पंचायतों के जिन प्रतिनिधि ऐसा गांव को मैसेज देंगे तो आने वाले टाइम पे हमारा जो भारत है वो अमेरिका, इजराइल और उसकी तरह बन करके हमारे गांव में वो सुविधाएं वहाँ मिल पाएंगी जब हमारे गांव का प्रधान अच्छा काम करेगा। तो ये मैसेज मैं इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति काम कर सकता है, हर व्यक्ति अपने गांव को सोने की चिड़िया बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा और व्यवस्थित तरीके से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और तब जा करके वो गांव विकसित होगा, सुव्यवस्थित होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले एक विचार और उसके बाद भी सुव्यवस्थित करने के लिए आपके पास में प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ साथ में आपको उसके विषय में जानकारी भी जुटानी ही होगी, क्योंकि बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। तो मोहन जी, आज के लिए इतना ही, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, मोहन जी ने बड़ी सादगी से और बहुत ठोस बातों से हमें ये समझाया है कि नेतृत्व पद से नहीं बल्कि सेवा और नियत से मिलता है। उन्होंने अपने कार्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करके ये साबित किया है कि अगर नियत अच्छी होती है तो सहयोगियों की कोई कमी नहीं होती। अगर आपकी सोच अच्छी है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलकर रहेगी। बस ज़रूरत है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की और निरंतर उस पर बढ़ते रहने की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।